कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत भी हो आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें जहां करते हैं हम बिल्कुल खुलकर, कुछ आपसे छुपाते नहीं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। दिल्ली की वोटिंग क्लोज होने को है व्यूअर्स, और अब आप सब ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में आखिर क्या हुआ। केजरीवाल जी की कश्ती डूबी या कश्ती हो गई पार? नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कितने पार, कितनी सीटों के पार जा रही है, तो आज हम आपको ये बताएंगे। हमारे साथ देखें प्रदीप सिंह जी रोज की तरह आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया साहब खबर लेके आए। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वोट लेकर आए। हाँ, रिजल्ट अभी भी कुछ लोग वोटिंग की लाइन में लगे हुए हैं, नहीं तो मैं कह देता, लेकिन अभी भी आचार संहिता जो है हम पर लागू होती है, इसलिए अभी उतना नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर का जो ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है, उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। फिर हम कुछ सीटों की बात भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सा वोटर उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई अगर एक सेगमेंट है वोटर का जो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है तो वो कौन सा है। सेम फॉर बीजेपी और नरेंद्र मोदी, उनके लिए उनका वोटर बाहर आज आना कितना आवश्यक था, इसकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सर आज बड़े दो जबरदस्त शेर हाथ लगे सर। आज आपने भी आते शेर क्या जो हाथ लग जाए ये बात कही। इससे कैसे पार पाया जाए? पहले मैंने जो बात कही थी वो सच साबित हुई ना। देखिए चुनाव का माहौल है, इसीलिए कह रहा हूं आपसे, और चुनाव के माहौल पे शेर लेकर के आया हूं। सर शेर है, किसने दिया मुझे अभी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तबीयत खराब कर देती है हवा सरसरी, तबीयत खराब कर देती है हवा सरसरी, बच के रहना बड़ी बदमाश होती है फरवरी। फरवरी की जाती ठंड लग जाती है। लिए कह रहे हैं आप ये आप बताएंगे, बताना पड़ेगा सर। हवा लग जाती है सरसरी, बड़ी बदमाश होती है फरवरी। फरवरी की हवा किसको लगेगी? चलिए साहब अब टाइम का पूरा सदुपयोग किया जाए। क्या बता रहा है सर दिल्ली का वोटर, क्या बता रहा है? देखिए मैं जो कह रहा हूँ उससे ये मत माना जाए कि मैं किसी धर्म, समुदाय या पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। आपने डिस्क्लेमर दिल पे ले लिया हमारा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं करता। लेकिन हाँ, जिस तरह से ट्रैकर चल रहे थे, मेरा जो विश्लेषण था, मुझे जो मेरे साथ काम कर चुके हैं तमाम रिपोर्टर, वो फील्ड से जो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि मैं कईयों के संपर्क में था, उनका ये मानना था कि आप घट रही है, बीजेपी बढ़ रही है। और कल चुनाव तक, रात आते आते तक बीजेपी, मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है, जो ट्रैकर बाकी लोगों के चल रहे थे, जो लोग चला रहे थे, मैंने रात में कल 9:30 बजे जब चेक किया तो 1.98 लगभग 2% के आसपास बीजेपी आगे निकल गई थी। तो आगे निकल गई थी आप? आगे निकल गई थी कल रात तक। अब वोट किस हिसाब से पड़ा है, किन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे पड़ा है, इसके डाटा समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और मुझे लगता है कई सारे लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, उसका डाटा सामने आ जाएगा। मैंने जो पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर चांस है इस चुनाव के अंदर, उस पर मैं अभी भी कायम हूं और मैं उस बात को दोहराता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये मेरा विश्लेषण है अभी तक के ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद। मैं कोई नतीजा बता रहा हूं, ये कोई हमको एग्जिट पोल थोड़ी कर रहे हैं, कोई सर्वे तो है नहीं। आपका आपकी मेरे अनुमान जानकारियां ये बता रही हैं कि बीजेपी का वोट आपके ऊपर कल रात चला गया था। कल रात चला गया था। अब आज का दिन वोटर निकालने का दिन था, तो आज ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी मैनेजमेंट में अपने वोटर को बूथ तक लाने में ज्यादा कामयाब हो जाए, अगर तो बाजी फिर बराबर की हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, ये चुनाव 3 M फैक्टर पे डिपेंडेंट है: महिला, माइनॉरिटी, मुस्लिम और सिख। मैं खासतौर पे मुस्लिम बोलूँगा, महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास। अब ये 3 पैरामीटर हैं जो अरविंद केजरीवाल को या तो जिताएंगे या हराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस चुनाव के सेंट्रल फिगर है, या तो वो हारेंगे या तो वो जीतेंगे। उन्हीं के आसपास ये पूरा चुनाव है, और उन्हीं के आसपास जो सिविक समस्याएं हैं वो भी अरविंद के, उनकी इमेज, सिविक समस्याएं, दिल्ली का खस्ता हाल, दिल्ली की तमाम समस्याएं, वो सब अरविंद केजरीवाल के आसपास आकर टिक गई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का संगठन वैसा है जैसे 2020 में था? मैं इस बात से डिफर करता हूं।
उनका महिला संगठन मुस्लिम वैसा मिडिल नहीं क्लास ये बचाएंगी अरविंद केजरीवाल को, अगर मुझे नहीं, किसी ने ये- कहा इनमें ये- से। ये डिसाइडिंग फैक्टर है, मुझे- लेकिन मैं ये भी बता दूं, ट्रैकर जो अभी तक लोगों का कह रहा था, वो कह रहा था कि पुरुष वोटर में बीजेपी आगे निकल चुकी है, लेकिन महिला वोटर के अंदर आम आदमी पार्टी अभी भी आगे है। लेकिन आपने महिलाओं वो का बात- एक बड़ा फैक्टर जो है वो मिडिल क्लास वाला भी है, महिलाओं का एक बड़ा फैक्टर कामकाजी महिलाओं का भी है, जिनको इनकम टैक्स में राहत मिली है। तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर होगा जिसे कंसीडर आपने किया 3 जाएगा। एम बताए, मुझे किसी ने एक समीक्षक ने ये कहा कि 1 एम जो है महिला एम, अरविंद केजरीवाल जी की कश्ती वो ही 1 एम बचा सकता है महिला वोट, अगर उनको एक तरफा पड़ गया। आप मुझे कह रहे थे पिछले चुनाव में शायद 60% के जी, करीब महिला जी, वोट उनको जी, मिला था। जी, तो अगर इस बार वैसा ही कुछ ट्रेंड रह गया तो अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं, उनकी पार्टी बच सकती है। वरना जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी, सब लोग कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में खास तौर पर बहुत तेजी के साथ बीजेपी उभरी है और आम आदमी पार्टी डाउन हुई है। देवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट मिला आज का? और बिल्कुल सौरभ, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट महिला वोटर्स वो अगर बहुत एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की हैं तो उसको रीड नहीं किया जा सकता स्वाभाविक तौर पे। अदरवाइज अगर वोकल माहौल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज रही है। ओके, और घट 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 जो बजना होता है बाकी ना, सारे वो सेक्शंस में जो वोकल है, हाँ, उसमें जो वोकल है उसमें बात कीजिए तो उसमें ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वाइप आउट है, कई सारी सीटों पे बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी ताकत हुआ करती थी ना, बदलाव की आवाज ज्यादा आती है। बिल्कुल, और बदलाव के साथ साथ वो निराशा कि जिस उम्मीद से दिया गया था। और थोड़ा सा बैकग्राउंड के हिसाब से अगर समझें तो और आसानी से समझ में आएगा। जैसे जो परसेंटेज ऑफ वोट की बात थी दोनों में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पिछले चुनाव में 15-16% का था लगभग। उस 15-16% का भी आंकड़ा इसलिए था कि जो एससी और मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थीं 12 और 6 18, उनमें 23 से 27% का गैप था। अन्यथा बाकी जो सीटें थीं उसमें सिर्फ 10% का गैप था। 10% का मतलब ये कि आपने उस 10 वोट में से 6 वोट अपने नाम कर लिया तो आप आगे आ गए। और वहाँ पर लगभग 41 सीटें थी जिसमें सिर्फ 10% का गैप था। अब उस 10% के गैप में बीजेपी को 6% लाना था। अरविंद केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो कि सबसे बड़ी चीज़ आप कह सकते हैं। दूसरा, बीजेपी का एग्रेसिव अभियान। जैसे आज मैं न्यू दिल्ली वाली सीट में वाल्मीकि वाले इलाके में गया था, लगभग 15,000 के आसपास वोटर हैं और वो हार्डकोर अरविंद केजरीवाल के समर्थक। वहीं मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने वही झाड़ू चुनाव चिन्ह भी रखा वहीं था, से लॉन्च किया था वहीं से लॉन्च किया था 2012 में। उस कम्युनिटी में जितने वोकल लोग थे वो तो एकदम से नाराजगी जता रहे थे। और नाराजगी में जब पूछा जा रहा था, जैसे मैंने पहले ही सवाल पूछा कि क्या बात है, क्यों नाराजगी इतनी होगी, लेकिन 10 साल हो गया हमारे इलाके में कोई एक विधायक का दफ्तर तक नहीं जहां जाके हम अपनी समस्या बता सके। हमें भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, तमाम तरह की पानी की समस्या, इधर कुछ भी समस्या आती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कहाँ जाए हम, किससे बताने। जब आए थे तो बहुत उम्मीद जता दी थे, ये करेंगे वो करेंगे, हम भी उस धारा में हम लोग बह गए थे। अब जब कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी एक महिला का ये बड़ा तो सबसे कट्टर वाले समर्थक जो, हाँ, और जो वोट करते रहे हैं उनको, एक महिला का ये कहना था कि बार बार ये बहाना कब तक चलेगा कि मोदी जी करने नहीं दे रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो अभी भी केंद्र में तो मोदी जी ही हैं, तो फिर तुमको क्यों दे, फिर तुम 5 साल बाद यही कहोगे कि करने नहीं दिए, तो जिसको करने देंगे हम उसी को लेके आ जाते हैं। और ये लोग वोकल बहुत आसानी के साथ बोल रहे थे। तीसरी चीज़ जो समझ में आ रही थी कि जो पोलिंग एजेंट के बैठने की जगह होती है, वो पहला सिम्टम आपको यही मिल जाता है किसी कंस्टिट्यूंसी में अगर आप जाएँ तो वहाँ देख लेंगे कि भीड़ कहाँ है। भीड़ कहाँ पर है? आम आदमी पार्टी के सामने मुझे सबसे कम भीड़ नज़र आ रही थी। संदीप दीक्षित वाले पे तो पोलिंग एजेंट पे उस सारे सेक्शन में थोड़ा नज़र आ रहा था, बीजेपी का सबसे ज़्यादा। चौथी चीज़ जो आपने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी वैसे हैं जैसा पिछले चुनाव में थे, नहीं दिख रहे हैं वैसे। वो निराशा, क्योंकि उनको भी तो उम्मीद रहती है ना, किसी पार्टी से कोई जुड़ता है सौरभ तो विचारधारा वगैरह की बात की बात है, मुख्यतः यही रहता है कि हमें क्या मिलेगा। 10 साल अगर हो गया उसको कुछ नहीं मिला तो उनके अंदर वो निराशा आई हुई है। बनिस्पत बीजेपी के वर्कर्स में आप देखें तो आग लगी हुई है एकदम से। 27 साल हो गया बाहर रहे ये हुए। सारे रुझान जो हैं, किशोर इशारा कर रहा है, मैं तो अब एक लाइन में ये सारे रुझान अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा था कि अगर साइलेंट वोटर महिलाओं के प्रति इतना अग्रेसिव हो, जो कि एकदम एक्सेप्शनल केस हो जाएगा अगर वैसा होगा तो उसको रीड नहीं किया जा सकता। जो रीड किया जा रहा है उसमें समस्या है। और बीजेपी अंदर खाने बम बम है, बिल्कुल वो एकदम कॉन्फिडेंट है लोग। आमतौर पर मैं प्रोग्राम की शुरुआत प्रदीप जी से करता हूं, आज मैं बाद में आया प्रदीप जी सर, इसलिए कि निश्चित आ जाए आपका सुन लें सबको और फिर निश्चित आ जाए आपका। निश्चित आ चुका है, निश्चित आ गया आपका निश्चित, इनका निश्चित काफी पहले से।
हम तो समर्थन दे चुके हैं भाई। लगभग 2 हफ्ते पहले जो नहीं, लेकिन जो- आज trend आ वोटिंग रहा के था बाद क्या उसका। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं ना, वोटिंग बहुत मैटर करती है, परसेंटेज बहुत मैटर करता है। देखिए, सबसे ज्यादा दिल्ली में वोट अगर पड़ा है तो वो पड़ा है 2015 में 67.5%, 67.5। 2020 पिछले चुनाव में 62.7% वोट पड़ा था। और आज जो मेरे पास डेटा है अभी तक का, 5 बजे तक का डेटा है, 57.7 वोट पड़ चुका है। अब उसके बाद 1 घंटे का 6 बजे का तो वोटिंग का ही टाइम है, उसके बाद जितने लोग बाहर होते हैं, क्यू में होते हैं, उनका है। तो आप आसानी से, अभी ऐसा लग रहा है कि ये पिछली बार से तो ऊपर जाएगा, 2-2.5% पिछली बार से ऊपर जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बताना। लेकिन वोटर तो हो सकता है सर दोनों तरफ का निकला हो बाहर। देखिए कैसे मान लें कि बीजेपी का वो ही समय वोटर तो निकलेगा चला बाहर? गया जब आप वोट परसेंटेज देखकर ये तय करें कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी में भी ज़्यादा पोलिंग होती है, एंटी इनकम्बेंसी में तो होती ही है। तो उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन परिस्थितियों का आकलन तो आप कर ही सकते हैं। और परिस्थितियों का आकलन जो है, अरविंद केजरीवाल के केस में 2013, 2015, 2020 3 चुनाव वो लड़े हैं। बाकी बीजेपी क्या कर रही है उसकी हम बात ही नहीं करते। उनकी पार्टी के वॉलंटियर्स में जो उत्साह था, जो कमिटमेंट था, जिस तरह से जान लगाकर काम कर रहे थे, वो इस बार दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा, देखिए केवल दिल्ली की बात नहीं, आप देश भर में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव खास तौर से हो रहे हैं, वहाँ लोग लोकल इश्यूज पर ज़्यादा जा रहे हैं कि जिसका संबंध हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। तो अरविंद केजरीवाल के पास पिछले 3 चुनाव में एक बहाना था कि भाई एमसीडी तो हमारे पास है नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। और कई आप वाले तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम एमसीडी हार जाते हैं। हाँ, और ये कोई बता रहा था, मैंने सुना रिकॉर्ड की, जो है जब भी जो पार्टी एमसीडी जीती है वो विधानसभा चुनाव हार में जीतती गई। है। जी। रेफरेंस एमसीडी आ गई ना, तो अब ये आप नहीं कह सकते कि दिल्ली में साफ सफाई का काम, कूड़े के पहाड़ जो हैं उनको ठीक करने का काम सब एमसीडी के काम है। कई जगह सड़कों की जो है काम एमसीडी करती है। सबसे बड़ा सीवर का काम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बीजेपी के पास जब तक रही तब तक तो केजरीवाल साहब ये कहते थे कि ये लोग नहीं करते, बीजेपी वाले नहीं करते। अब 2 साल से एमसीडी आपके पास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब अब काम नहीं हुआ तो बहाना नहीं है, सरकार भी आपकी एमसीडी भी आपका। एक तो ये बड़ा फैक्टर है सर। एक ये बड़ा फैक्टर हो गया। दूसरा, उनकी यूएसपी क्या थी? एक यूएसपी थी फ्री, कि हम ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। वो यूएसपी की वो राजनीति जो है उन्होंने चलाई, और उनकी यूएसपी थी खासतौर से दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बड़ा असर हुआ, बड़ा फायदा हुआ उनको। उसके मुकाबले में इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतर आई। ठीक है, तो वो जो उनको एडवांटेज थी वो खत्म हो गई। सर मैं इसको उसका और ये मतलब नहीं कि उनको इसके नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आप कुछ सीटों के बारे में जानना चाहते हैं, मैं इसके बाद रेल दौड़ाऊंगा बिल्कुल सीटों की, लेकिन सब मैं थोड़ा सा अगर गणित के तरीके से इसको समझना चाहें, बीजेपी और आपके बीच में 15% वोट का अंतर है 2020 के, अगर आप मान के चल रहे हैं। ये क्यों तय माना जाए कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा ही? ये क्यों तय माना जाए कि केजरीवाल जी का वोट घटेगा ही, और बीजेपी का वोट इतना बढ़ जाए कि वो आपके ऊपर आ जाए? ये क्यों? देखिए, ये सब कैलकुलेशन जो है जब तक वोट नहीं पड़ता तब तक चलता है। सवाल यह है कि लोग सरकार को वापस लाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। तो ये इतने परसेंट यहाँ था, उतने परसेंट वहाँ था, ये जो है वर्ग उनके साथ था, ये वो सब खत्म हो जाता है। आप 2013 का चुनाव याद कीजिए, कांग्रेस ही कांग्रेस थी दिल्ली में, और उसके बाद 2015 में कांग्रेस साफ हो जाएगी दिल्ली से। 15 साल जिसकी सरकार रही हो, एक भी विधायक नहीं आएगा, ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? लेकिन सर ऐसा कोई बिल्कुल विरोध में लहर चल रही है केजरीवाल की, ऐसा है क्या दिल्ली में? पहली बार जब से केजरीवाल राजनीति में आए हैं, मैं देख रहा हूं, अब क्या होगा वोटिंग में, लोग क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि खिलाफ बोल रहे हैं। पहले खिलाफ सुनने को भी तैयार नहीं थे। आप सवाल पूछे तो आप पर चढ़ जाते थे। इस बार आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलिए, लोग सुनने को तैयार हैं, कुछ लोग उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को तैयार हैं। तो उससे एक मूड का पता चलता है। और ये बात कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल आरोप की बात नहीं है। केवल आरोप लगाकर वो दिल्ली की सत्ता में आए थे,
और जेल जाने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सत्ता मिल जाएगी। जिसको कोई आरोप मान भी ले तो वो जो दूसरा मामला है घर वाला, वो तो पूरा वीडियो आ गया अब ना, तो 30 मिनट का वीडियो घूम रहा है लोगों के फोन पर पूरे घर का। अब बिल्कुल नहीं, शराब भी देखा लोगों ने ना कि किस तरह से स्कूल के बगल में शराब की दुकान खुल गई, शराब की दुकानों की बाढ़ कैसे आ गई थी। आप वो कोई आपके मन में कोई इफ एंड बट नहीं है? केजरीवाल जा रहे हैं, बिल्कुल आपको नहीं लगता है बीजेपी आ रही है? आइए चलिए, आप कुछ सीटों की बात कर लेते हूं। केजरीवाल जी की सीट से ही शुरू करते हैं। नई दिल्ली की सीट, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और उनके साथ साथ संदीप दीक्षित मैदान में। आप तो वहीं से होके आए आज, कोई मतलब कोई डेफिनेटिव बात कहने की स्थिति में है अभी आप? मतलब ये ज़रूर है सौरभ कि क्लोज फाइट तो इसमें कोई दो राय ही नहीं कि केजरीवाल की मामला आसान नहीं है, और यहाँ पे अब लग रहा है कि शायद वो बैकफुट पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, पहली चीज़। दूसरा प्रवेश वर्मा फैक्टर। प्रवेश वर्मा ने चुनाव को जिस तरीके से लड़ा है, और प्रवेश वर्मा फैक्टर जब मैं कह रहा हूँ तो आप कुछ चीज़ें सोच समझ भी सकते हैं जो मैं बोलूँगा नहीं। तीसरी चीज़ कि बीजेपी की अपनी सांगठनिक क्षमता, वो ताकत, इन तीनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के लिए और वो वाल्मीकि वोटर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो वहाँ वही कह काफी रहे हैं है। कि वाल्मीकि में 15,000 के आसपास है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मतलब मिडिल क्लास में जिसको आप ले सकें, 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट, संगठन पे जैसा काम किया गया, इन सारी चीज़ों ने बहुत मुसीबत कर दी। केजरीवाल बैकफुट पे नई दिल्ली से। सर जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। और केजरीवाल अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली में, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नई दिल्ली जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। आप 93 से देख लीजिए, 98 आप में कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब केजरीवाल हारेंगे अपनी सीट? मुझे तो ये लगता है जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूँ। मैं गोल मार्केट और नई दिल्ली की सीट को बहुत अच्छी तरह व्यक्तिगत तौर पे जानता और समझता हूँ, और मुझे लगता है कि वहाँ पर उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए जो बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें एक निश्चित वोट भारतीय जनता पार्टी का, जब अरविंद केजरीवाल पीक पर थे तब भी था, चाहे वो कोई एक्स कैंडिडेट खड़ा हो गया हो या नुपुर शर्मा जो उस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा में थी, वो उनके खिलाफ खड़े हुई थी। ठीक है सर, केजरीवाल की अपनी सीट। देखिए ये पहली बार हो रहा है। देख, केजरीवाल की पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी, ये पिछले 3 चुनाव में ये बातें होती थी। खासतौर से 15 में तो बिल्कुल साफ लग रहा था कि बहुत आगे है, कोई मुकाबले में है नहीं। लेकिन 20 में भी किसी चुनाव में ये शंका जो है नहीं व्यक्त की गई कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव भी हार सकते हैं। हारेंगे कि नहीं वो तो 8 को पता चलेगा, पहली बार हो रहा है। लेकिन ये चर्चा आम है कि वो चुनाव हार सकते हैं, और ऐसा कहने वालों की संख्या बढ़ रही है जो कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं। तो इससे बड़ा इंडिकेटर क्या हो सकता है? दूसरी बात, कोई एक फैक्टर बताइए जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हो, जो 2015 और 20 में फैक्टर थे उनमें कोई नई चीज जुड़ी हो। 2100 रुपए का वादा महिलाओं को, 2100 रुपए तो 2500 रुपए का वादा। तो अगर महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश की तरह पहले दे दी होती किश्त 2, तो उसका मुझे लगता है ज्यादा असर होता। सिर्फ वादे पर जो है फिर आता है कि किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, किसके वादे पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। तो इसलिए जो है वो फिर अनिश्चितता के उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बात हुई कि भाई महिला वोटर जो है उसका कुछ रुझान ज्यादा केजरीवाल की पार्टी की तरफ हो सकता है, आप नहीं मानते इस बात को? नहीं, हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 15 और 20 में था उससे कम हो गया है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, कालका जी की सीट, मुख्यमंत्री आतिशी के सामने हल्का कांग्रेस से रमेश बिदुड़ी, ये बता रहे हैं कि आतिशी जी सबसे ज्यादा मुश्किल में है। हाँ, निश्चित तौर पे वो तो मैं शुरू से ही उसमें कह रहा था कि ये वो सीट भी एकदम से हारने वाली है। सिख जरूर बहुत एग्रेसिवली उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनके लिए समस्या है, और वहाँ पर वो खुद भी उनको रियलाइज हो गया है कि ये मुसीबत है इस बार। सर मेरा मानना है कि मतलब इस सीट पर भी मैं नई दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक ट्रेंड बताया आपको, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल में इस बार है। बहुत छोटी सीट है आतिशी वो। भी? आतिशी भी, मेरा भी ये मानना है। ठीक है, जंगपुरा मनीष सिसोदिया। सर मनीष सिसोदिया ने तो अपनी सीट बदली, यही इंडिकेशन था। अगर आपने 10 साल काम किया, आप 10 साल लगभग जो है जो 1 साल जेल में रहे उसको छोड़ दें, तो आप 9 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। आपका कहना है दुनिया में सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल हमने दिल्ली को दिया, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर भागना पड़ रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन? और वहां जाके ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा मत कर देना कि सरकार तो बन जाए पार्टी की और मैं चुनाव हार जाऊं। हाँ, और मुझे अरविंद डिप्टी सीएम केजरीवाल को बनना है। जाके कहना पड़े कि अगर हमारी सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया फिर जो है डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है,
तरविंदर मारवा इनके सामने बीजेपी से हैं, फरहाद सूरी कांग्रेस पार्टी से और हैं। मारवा एकदम से कॉन्फिडेंट हैं, डैम श्योर हैं। वो तो नंबर्स भी बता रहे हैं कि इतने नंबर से हमारी विक्ट्री होगी। और मारवा को जो मैं उनसे लोग आज बात कर रहे थे। ये कांग्रेसी है ना पुराने? हाँ, पुराने कांग्रेसी कांग्रेसी है, 3 बार के एमएलए रहे हैं। और मारवा ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी स्कूटी उठा के किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो हर आदमी को वो नामों से जानते हैं। आम आदमी पार्टी की जो ताकत हुआ करती है जंगपुरा में, तो हमने उनको बसाया है। अच्छा, विधायक रहते हुए बोले कि उन सब लोगों की रिहाइश तो हमने कराई है। तो और वो बकायदा नंबर्स बता रहे हैं, वो अच्छे नंबर्स बता रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। मार्जिन जबकि ये तो सेफ सीट्स मान करके यहाँ गए थे ना मनीष सिसोदिया, तो कि भाई ये सबसे सेफ सीट मुस्लिम वोट को लेके उनको था कि हाँ वहाँ पे सेफ सीट है, वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि पटपटगंज वो हारते हैं। पिछली बारी बहुत मुश्किल से 3000 वोट से जीते थे। तो फरहाद सूरी जो मतलब कांग्रेस मुस्लिम वोट खींच रहे हैं नहीं, उसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं। नहीं। पटपड़गंज से अवध ओझा जो मनीष सिसोदिया की सीट पर आ गए, इनके सामने रविंद्र सिंह नेगी हैं और अनिल कुमार हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, मेरा मानना है नेगी मजबूत है वहाँ पर। और अवध ओझा ने अपनी कैंपेन उनकी इस तरह से नहीं पिकअप की कि वहाँ पे मुझे कोई उनके लिए उम्मीद दिखाई दे। चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो 8 को पता लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अवध ओझा बीजेपी की 8 सीटें जो है सारी जो है पूर्वी दिल्ली की तरफ की हैं सारी। और पटपड़गंज की एक सीट ऐसी है जो क्लोज मार्जिन से बीजेपी हारी थी। यहाँ क्या मतलब मनीष सिसोदिया के जाने के बाद अवध ओझा को लेकर के आए हैं। लोगों ने कहा कि 2 सीट खराब कर दिया आम आदमी पार्टी ने अपनी। अवध ओझा तीसरे नंबर से ऊपर अगर आ जाए तो आश्चर्य की बात होगी। कांग्रेस बेहतर करेगी जीतने की तो हम निश्चित रूप से। अवध ओझा का वहाँ है क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में? न वहाँ के रहने वाले, न वहाँ के लिए कोई काम किया है, कितने लोग पहचानते हैं ये भी पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी का सिंबल है। किसी ने मुझे कहा कि वो आज तो घर से सुबह 10 बजे निकले बार। मुझे नहीं पता कितना सच है। चुनाव के दिन अगर कैंडिडेट अगर वो 10 बजे घर से निकलेगा तो उसको भी सच्चाई मालूम है कि क्या होने वाला है। हाँ, वो समझदारी का भी प्रतीक है कि जब पता है कुछ होना नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट है, इनके सामने कांग्रेस से गर्वित सिंह भी हैं और बीजेपी से शिखा राय। सौरभ भारद्वाज स्ट्रांग है मेरे हिसाब से काफी। पटपड़गंज में जो अवध ओझा हैं वो GK1 में शिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मालवीय नगर सर आपकी सीट, सोमनाथ भारती और सतीश उपाध्याय। मुकाबला कड़ा है। सोमनाथ भारती ने इलाके में घूमते हैं, काफ़ी काम किया है, लेकिन सतीश उपाध्याय में मालवीय नगर से पार्षद रह चुके हैं। और जो ट्रेडिशनली देखा जाए आम आदमी पार्टी से आने से पहले ट्रेडिशनली ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं देखिए 6 सीटों की बात मैं कर चुका हूं, केवल एक सीट पर अभी ये राय आई है कि आम आदमी पार्टी पक्का जीत जाएगी, सौरभ भारद्वाज की, वरना हर सीट को ये चर्चा हुई है कि टफ सीट है। ठीक है सर। शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन वाली सीट है, वो तो बहुत मुसीबत में होने चाहिए। मुसीबत में होनी चाहिए। हाँ, सत्येंद्र जैन तो बहुत मुसीबत में होने चाहिए। पिछली बार भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था उनका। ठीक है। 5,000 के आसपास साल से छवि इतनी खराब हुई है। बिजवासन से कैलाश गहलोत बीजेपी में आने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी से। बिजवासन का भी जो वोटिंग का लगातार फीडबैक जो आ रहा था उसमें ये समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ पे समस्या आ रही है। हाँ, ओके, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के मतलब वैसे फेवर वाली सीटें आपको बात करनी है श्योर शॉट जीत वाली, तो फिर सीलमपुर चले जाइए, बाबरपुर चले जाइए, बुराड़ी चले जाइए, किराड़ी चले जाइए। पूर्वांचली और मुस्लिम सीटें कह रहे हैं आप? पूर्वांचली सारी वो नहीं, मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीटें या SC बहुत जो सीटें हैं वहाँ पे वो मजबूत है। ऑलराइट, ठीक है। एक गांधीनगर की सीट है, अरविंदर लवली, मतलब कई बार घूम लिए वो बीजेपी और कांग्रेस, इसके बाद अब बीजेपी से फाइनली चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी दीप, इनकी ट्रेडिशनल सीट है ये। जी, ट्रेडिशनल है पर हारे भी हैं। और एट द पीक ऑफ आम आदमी पार्टी हारे हैं अरविंदर सिंह लवली, लेकिन उन्होंने इलाके को जानते हैं, समझते हैं, और इलाके के लिए मंत्री रहते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन चुनाव कैसा है ऑनेस्टली बोलूँगा तो मैंने इस सीट को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया है। कपिल मिश्रा की सीट करावल नगर वाली, उस पर जिस हिसाब से वोटिंग हुई है वो मुस्तफ़ाबाद और करावल नगर में बहुत गजब की वोटिंग हुई है, और एकदम से बीजेपी के लिहाज से A ग्रेड वाली जो सीट है उसमें आप करावल नगर को रख सकते हैं। कपिल मिश्रा जीत के आ सकते हैं इस बार। ओके, बदरपुर की सीट से रामवीर सिंह बिधुड़ी के जाने के बाद यहाँ पर लोकसभा जाने के बाद ये सीट जो है किसी और को दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इन आम आदमी पार्टी से राम सिंह नेताजी एक कैंडिडेट है यहाँ पर। और वो नेताजी का अच्छा ठीक ठाक ग्राउंड पे वहाँ पे है, लेकिन बीजेपी अभी ये मान के चल रही है कि बदरपुर, संगम विहार और कालका जी, ये जो 3 सीटें एक रो वाली हैं, इसमें संगम विहार तो बहुत डिफिकल्ट है। संगम विहार में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, दूसरा JJ कॉलोनी वाले, पूर्वांचली बहुत है, लेकिन संगम विहार भी बीजेपी मान के चल रही है कि जीत रहे हैं, बदरपुर भी मान के चल रही है कि क्लोज फाइट में जीत रहे हैं, लेकिन वो क्लोज फाइट वाली सीट होगी। छतरपुर की सीट का आइडिया आपको? करतार सिंह तंवर और ब्रह्म सिंह तंवर।
आज बहुत ज़्यादा आरोप भी लगा था वहाँ पे लोकल लेवल पे छतरपुर वाली सीट को लेके कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ प्रशासन को लेके कुछ अपनी आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन वहाँ क्लोज मार्जिन वाली वो सीट होगी। देखिए 12 सीटों में दो से 3 सीट से ज्यादा पर ये बात नहीं हुई कि आम आदमी पार्टी का निश्चित ये वहाँ आपका कुछ अच्छा सैंपल सर्वे है। यूनिक सैंपल सर्वे, यूनिक, बिल्कुल, ये सिर्फ सर्वे भी कर सकता है। बुराड़ी संजीव झा पुराने आम आदमी पार्टी के नेता हो गए। वो एज जून को दिख रहा है, वहाँ पे पूर्वांचली जेडीयू को दिया गया dominated सीट है। और ये जेडीयू को दिया गया है शैलेंद्र कुमार को। एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू के उम्मीदवार वहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे संजीव झा आगे। ठीक है, ऐसी किराड़ी की सीट है अनिल झा, हालांकि ये भी जेडीयू का पूर्वांचल दावा है कि हम जीत रहे हैं इस सीट। हाँ वो कर रहा है लोग, लेकिन मतलब जो फीडबैक जो आ जाए किराड़ी वाले सीट पे बीजेपी ने एक तरह से गिफ्ट के तौर पे, अगर अनिल झा लड़ रहे होते तो बड़े मार्जिन से जीतते। अनिल झा हार्डकोर विद्यार्थी परिषद का नेता, इन लोगों ने उनका टिकट काटा, वो आम आदमी पार्टी से गए, वहाँ पे अच्छी स्थिति। बुराड़ी आपने किसके लिए बताया मुफीद? आम आदमी पार्टी, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए, किराड़ी भी। सर पूर्वांचली वोटर का कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग कर देते हैं, सेगमेंट बांट देते हैं कि ये पूर्वांचली वोटर हो गया जी, ये पंजाबी वोटर हो गया, लेकिन वो कोई एक ही साथ बह रहा है ये तो जरूरी नहीं है। वो प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। अगर 10 में से 6 या 7 एक तरफ जा रहे हैं तो ये माना जाता है पूर्वांचली वोट उधर जा रहा है। अगर 3-4 जा रहे हैं तो ये माना जाता है कि खिलाफ है। तो 100% तो किसी सेक्शन का किसी को वोट नहीं मिलता, किसी जाति का भी किसी को नहीं मिलता। अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव ये दावा करें कि सारे यादव हम ही को वोट देते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो सवाल होता है कि कितने परसेंट। जब हम कहते हैं किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए, उम्मीदवार के लिए कि ये इसका स्ट्रांग होल्ड है, इस जाति पर या इस वर्ग पर उसका जो है वो एक तरह से दबदबा है, तो हम मानते हैं मेजॉरिटी यानी 55-60% जो है वोट उसको मिलता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वहां से दूसरी पार्टी साफ हो गई। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अब पूर्वांचली वोट में क्या, अभी 15 और 20 में तो साथ दिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन उसके बाद से क्या क्या हुआ है। दंगा जो हुआ, कोरोना में जो हुआ, और उसके बाद एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद से जो स्थिति है, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बात की परिस्थिति, उसमें क्या उसका मन बदला है? क्या वो पुनर्विचार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ अब नहीं रहना चाहिए? ये सब सवाल हैं जिससे तय होगा कि वो कितना उनके साथ जाता है। लेकिन कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो 15-20 में था आम आदमी पार्टी के साथ और उसी तरह से पूरा का पूरा हो। डाउन ही हो रहा है। हाँ, सब डाउन। इससे पहले स्लम्स वगैरह में या पूर्वांचल को ही कर लें, विधानसभा में 10% वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता था। बहुत बुरी स्थिति रहती थी। इस बार क्यों जैसे बीजेपी के नेता इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि जिस पॉकेट में अब 10% भी वोट नहीं ला पा रहे हो, उसमें अगर 30, 35, 40% तक जा रहे हो, स्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि पार्टी तो बाकी मान के चलती है ना कि हमारे इतना वोट था, ये ऐड हो जा रहा है तो सीधे हम बेहतर कर जाएंगे। जिस पूर्वांचली वोटर्स में आप एकदम से विधानसभा में नहीं टिक पाते थे, उसमें अगर आपको अच्छा दिख रहा है, कुछ विधानसभा अपवाद के तौर पे जैसे बुराड़ी, किराड़ी, इस तरह के कुछ अपवाद छोड़ दे तो इन जनरल लगभग 51 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 5 से लेकर 35% तक पूर्वांचली वोटर्स हैं। तो इन जनरल उसमें भी ठीक दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी एक तरफा हो गया बीजेपी के लिए, लेकिन उसमें दिख रहा है। लेकिन पूर्वांचलियों में भी काफी बेहतर हुई बीजेपी, और स्लम्स में भी बेहतर हाँ, हुई। और आम आदमी पार्टी कहीं बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। जो उसके पास था उसमें कमी नजर आती है, तो फिर वहां पे फिर समझ में आता है कि जो 6% का गैप था वो आसानी से पूरा हो सकता है। सौरभ, मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी कम क्यों नज़र आ रही है। एक ऐसा आदमी जो दिल्ली के अंदर क्रांति करके आया एक तरह से अन्ना आंदोलन के बाद, उसने जो उम्मीदें दी लोगों को, एक मेरे उनके पुराने साथी है, मैंने उनसे बात भी की थी हाल ही में, तो एक बड़ा पुराना गाना है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है ना। तो अरविंद केजरीवाल का जो तिलिस्म था उसका शीशा भी टूटा है। और वो लोग जो क्रांति करने अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे कि ये राजनीति बदल देंगे, लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के अंदर वॉलंटियर बन रहे थे, एक बड़ा लिखा बड़ा एजुकेटेड तबका विदेशों से नौकरियां छोड़ के आया था। केजरीवाल जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए 360 डिग्री, उससे उनके उस तरह के समर्थकों का, मिडिल क्लास के समर्थकों का दिल भी टूटा है। एक व्यक्ति का रिएक्शन नाम लिए बिना सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी, अरविंद केजरीवाल जो आज हैं वो बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी, अच्छा, घृणा करने वाले। तो उन्होंने किसी से कहा ये आदमी तो मोदी से भी झूठा निकला। ये उनका रिएक्शन था। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को गढ़ा बनाया, उनकी राय क्या है।
मैं एक लाइन और इसमें छोड़ दूं। हाँ, हाल ही बोलिए के सर, में बिल्कुल बोलिए। आपका बहुत पुराना रिश्ता है, बोलिए। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुझे मिले, उनकी एग्जैक्ट यही लाइन थी कि भाई ये हार जाए किसी तरह से, क्योंकि ये मोदी से भी बुरा है, इसको समझना, इसको टेकल करना, गठबंधन इसके साथ चलाना, इसके साथ निगोशिएट कर लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। हालांकि इस चुनाव में सौरभ उनके एक दूसरे पहलू को भी देखें तो इतना सबके बावजूद क्या बीजेपी का उत्साहित से उत्साही कार्यकर्ता अभिनेता की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहने की स्थिति में है कि हम 60 सीट जीत जाएंगे। सही बात है, सही बात है। वो 67 और 62 लेके आ जाना। देवेंद्र, एक बात समझिए, जो पार्टी 27 साल से हार रही हो उसमें ये एक चुनाव में ये उत्साह आ जाना, ये थोड़ा ज्यादा है। अपेक्षा इतनी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन और कोई परिस्थिति, आपकी बात ठीक है, ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि वो एक तरफा, जैसे 15 और 20 में था कि एक तरफा चुनाव हो रहा हो, ऐसा कम से कम सामने तो दिखाई नहीं दे रहा। वही कह रहे हैं कि वाइप आउट बीजेपी का भी कमाल है सर, मतलब वोट अपना बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। हाँ। पिछले सारे चुनाव आप निकाल के देखिए, उनकी समस्या सिर्फ कमी कांग्रेस ये थी। कि बढ़ा नहीं पाए। बढ़ा नहीं पाया, और वो पिछली बार से बढ़ना शुरू हुआ है। इस बार एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में जो फ्लोटिंग वोटर्स में के दम पे आप 52 विधानसभा सीटों पे जीत हासिल किए हैं, उन फ्लोटिंग वोटर्स का कम से कम 50% हर बूथ पे आपके पास होना चाहिए। ये पार्टी की स्ट्रेटजी में था, बकायदा उसमें नाम वाम लिख के सब मेंशन करता लोग, नाम नंबर लोगों के साथ कि भाई ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, तो उनमें से हर बूथ पे ये सुनिश्चित करना था कि जो भी फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनका मिनिमम 50% तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मतलब बीजेपी ये मान के चल रही थी कि इस चुनाव को कि हमें 50% वाला इलेक्शन बना के लड़ना है। उसमें ऐसा नहीं करना है कि फिर मांगे चलेंगे ट्रायंगुलर फाइट होगा तब हम जीतेंगे, 50% के ऊपर वाली लड़ाई कि लड़नी है। 50% के ऊपर वाली ही लड़ाई लड़नी है। उसमें जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनका भी 50% आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाकी में तो अच्छे थे। ठीक है। देवेंद्र, एक लाइन बोल दूं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही रही है पिछले कुछ सालों से कि अपने वोट परसेंटेज को इतना बढ़ाया जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो उनके कोर स्टेट्स है, कोर एरियाज है, कि वहां वो अपने वोट प्रतिशत को 50 से ऊपर ले जाए ताकि कोई चैलेंज बचे ही ना। इसी स्ट्रैटेजी पे वो लगातार काम कर रहे हैं, तो यही वो दिल्ली के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक बार कहा भी था कि हमारा तो सपना ही है कि बीजेपी के खिलाफ सारे अपोजिशन एक हो और 50% से ज़्यादा वोट ला के हम लोग चुनाव जीते। ठीक है, अब मैं कुछ सीटें बोलूंगा आपको, ये मतलब जो कम्युनिटी डोमिनेंट है वहां पर उसके लिहाज से, जैसे मुंडका की सीट है, या जाट डोमिनेटेड सीट है, जाट कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का इस बार कैसा उड़ रहा? जैसे जाटों के अंदर उन्होंने कोशिश की थी रिजर्वेशन वगैरह को लेके करने की, लेकिन वो बना नहीं उस रूप में। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा, जो कि एक जाट चेहरा, जाटों के बीच पॉपुलर चेहरा, वो इतनी तीखी लड़ाई हुई कि उस हिसाब से जाटों का नैरेटिव जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए था वो हो नहीं पाया। मंगोलपुरी रिजर्व सीट है, इससे एक हमको अंदाजा लगेगा दिल्ली की जो 12 रिजर्व सीट है, दलित आरक्षित सीट है, उन पर कैसे चल रहा है बीजेपी का उसमें प्ले? आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर नजर दलितों आ के रही है। बीच में? दलितों के बीच में आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। वहाँ पे बीजेपी को उम्मीद सिर्फ ये रह रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर ठीक से वोट खींच सके तो फिर हम अपनी स्थिति। ओके, रोहिणी, अब ये पंजाबी डोमिनेटेड सीट है, विजेंद्र गुप्ता लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, वहाँ तो बीजेपी के मतलब पुराने अध्यक्ष। कोई वहाँ बीजेपी को कोई वहाँ समस्या नहीं आने कोई जा रही है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप खुद कहती है कि बीजेपी जीतेगी। ठीक है, बल्ली मारान मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, इमरान हुसैन वर्सेस हारून यूसुफ कांग्रेस के, ये है प्रमुख मुकाबला यहाँ पर। बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी का वोट बहुत है। हाल ही में आप कैंडिडेट को विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि हारून पुराने आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी संभावना मुझे यहाँ से बल्ली मारान से ज़्यादा नजर आती है। हुसैन बड़े नेता हैं वहाँ पे, इमरान हुसैन जीतेंगे, वो तो बाकी सीटों पे भी असर डालते हैं। ठीक है। राजौरी गार्डन मनिंदर सिरसा वाली सीट, वो पंजाबी डोमिनेटेड। हाँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस मामले में रहेगा सिरसा के लिए। हालांकि बीजेपी उसमें A+ वाली कैटेगरी में उस सीट को रखा है कि क्या उस हिसाब से पंजाबी वोटर सिरसा को देख के दे पा रहे हैं। सिरसा पहले जीतते थे तो अकाली दल से जीतते थे, तो वो काम आसान था। बीजेपी को लेके सिखों के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मुस्लिम को जैसे रिजर्वेशन रहता है वैसे ही सिखों के अंदर आता है, बीजेपी को लेके आ रहा है। हाँ ठीक है। अमानतुल्लाह खान ओखला से है, इनके सामने कांग्रेस से अरीबा खान है, ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। ऐसे सीलमपुर की सीट है, बाबरपुर भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। ये यहाँ पर सीलमपुर गोपाल राय लड़ रहे बाबरपुर हैं। इसमें तो बहुत आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पार्टी को ओखला से मैंने आज जितने लोगों को सुना और जितने लोगों से मेरी जानकारी हुई, वहां पर सब लोग एक ही, ज्यादातर यूथ सेक्शन है, वो बोल रहा है पतंग 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 पतंग। मैंने शफा भी- और रहमान मैंने जो भी जिनको जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं AIM-IM, वो वहां पर एक बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। ये वहां की जो है दोपहर तक की रिपोर्ट थी। ठीक है। और मुस्तफाबाद जहां ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं, ताहिर हुसैन ने भी बहुत भीड़ खींची है। ताहिर हुसैन भी एक फैक्टर है मुस्तफाबाद के चुनाव का। मतलब ओवैसी की जो 2 सीट लड़ रहे हैं वाकई लड़ रहे हैं।
और वहाँ पे वोटिंग देखिए मुस्तफ़ाबाद में सबसे ज्यादा 67% के आसपास वोटिंग वहाँ पे जा रहा था उस समय तक। तो बहुत गजब की वोटिंग हुई है और उसका फिर रिएक्शन भी हुआ है। तो वहाँ पर अगर मुस्तफ़ाबाद में वोटों का बंटवारा हुआ तो विष्ट महोदय की लॉटरी कट लग सकती है। जाएगी। सर अब आखिर में एक शेयर ओपनिंग के लिए था, एक क्लोजिंग के लिए है। आप कह दीजिएगा बनता है कि नहीं बनता, ये आप बता दीजिएगा। और आज के हिसाब से बनता है कि नहीं बनता आप बता दीजिएगा। अब कम से कम ये नहीं करेंगे हाथ आया है। और किस पे बनता है? हाँ, शेयर हाथ नहीं आता। ठीक है। एक सुराख सा कश्ती में हुआ जाता है, एक सुराख सा कश्ती में हुआ जाता है, सब आसरा मेरा पानी में बहा जाता है। किसके लिए कह रहे हैं आप? आप बताएं। नहीं बताइए ना बड़ा केजरीवाल के अलावा और किसी के लिए नहीं कह सकते। वो तो पानी में जब पानी की समस्या हुई गर्मी में, और बारिश में जब समस्या हुई उसी में बह गया। लेकिन बन रहा है सर, मतलब दिल्ली के लिए शहर ये? हाँ बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, कुछ डेटा देखिए आना शुरू हुआ है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जो वो जो होती है पाबंदी वो पूरी हो गई है। तो अब हमारे पास कुछ एग्जिट पोल के डेटा भी आ रहे हैं सर। मेरे पास मेट्राइज का डेटा आया है व्यूअर्स, मैं इसको आपके लिए जल्दी से डिसाइफर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें कितना वोट शेयर प्रोजेक्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी को वोट शेयर प्रोजेक्ट किया है साहब मेट्राइज ने 44%, 44%। ये डाउन है बाय 7%, बल्कि 9% सर, 53% वोट था जी। 9% डाउन मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी का वोट शेयर प्रोजेक्ट किया जा रहा है 46%, 46%, 2% ज्यादा आम आदमी पार्टी से मेट्राइज का एग्जिट पोल वो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये पहला एग्जिट पोल है जो अभी आया है सामने, और वो बीजेपी को 2% की लीड बता रहा है वोट शेयर में आम आदमी पार्टी के ऊपर। जो बात आप कह रहे थे कल रात तक, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि 2% से बीजेपी ऊपर है। कांग्रेस पार्टी 8% पर पहुंच रही है, ये 4.5% पर थी पिछली बार, 4.2%। लगभग उसने अपना वोट शेयर दुगना किया, अन्य को 2% वोट गया। मतलब बाय एंड लार्ज कांग्रेस और अन्य को जोड़ दें तो 10%, बाकी वजह 90% वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में डिवाइड हो रहा है। 44% आप, बीजेपी 46%। और सीट शेयर अब पढ़ रहा हूं आपके लिए, यह सबसे ज्यादा दिलचस्प है सर। अब इसमें तो मतलब वोट तो फिर भी चलिए ऊपर नीचे दिखाई देता है। सीट शेयर आम आदमी पार्टी मेट्राइज के हिसाब से सीट आ सकती है 32 से 37, 5 सीटों का मार्जिन लेकर के वो चल रहे हैं। 32 से 37, 62 से डाउन हुआ है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी। लेकिन ये भी अपर रेंज में मैजिकल फिगर के ऊपर है, 36 पर सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी 35 से 40। तो अगर आप सीटों की बात करेंगे तो बिल्कुल नेक एंड नेक मामला है सर। वोट शेयर में भी 2% का इन्होंने दिया है, उसमें भी मार्जिन ऑफ एरर कुछ ना कुछ होता होगा। तो मतलब अगर ये प्रेडिक्ट करें, एज बीजेपी है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला है। नहीं, मुझे नहीं लगता रिजल्ट बहुत नज़दीकी होगा, क्योंकि देखिए जब कन्वर्जन होता है, जब किसी एक पार्टी के पक्ष में जाने लगता है, ये आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसकी सिर्फ 8 सीटें हैं इस विधानसभा में, उससे देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, और जिसकी 62 थी वो कहाँ आ रहे हैं। तो जो चुनाव में कोई अपवाद की बात छोड़ दीजिए, हो सकता है ये भी अपवाद हो जाए, लेकिन जो पार्टी आगे बढ़ती है वो आगे ही बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए ये चुनाव सौरभ 20-25 और दूसरी पार्टी को 45-50 वो होता ज्यादा नजर आ रहा है ग्राउंड से। जो इतना बराबरी वाला मामला, नजदीकी वाला मामला नहीं होगा आपके हिसाब से। 20-25 एक को मिले, लेकिन दूसरे को वोट की अगर मैं बात करूं तो ये मेट्राइज का एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहा है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% डाउन, बीजेपी का वोट शेयर 8% अप। आपके हिसाब से? मैंने ये जो मेरा जो आकलन था वो इसी के आधार पे था। मेरा अब भी मानना है कि जो भी जीतेगा वो 40+ से इन्हीं को तो फोन नहीं कर लिया था आपने रात और को? बीजेपी के नहीं, मैंने कईयों को फोन किया था, जितने ट्रैकर चल रहे हैं मैंने सबको फोन किया था, और मैंने तो ट्रैकर से कई दिनों पहले आपको ये बता दिया था। और ये जब कहीं बात कही थी तो मैंने किसी ना किसी आधार पे कही थी। सीटें इतनी नजदीकी मामला रहेगा क्या आपके हिसाब से? आप 32 से 37, बीजेपी 35 से 40। फिर बता दूं आपको, पहला एग्जिट पोल पढ़ रहा हूं आपके लिए, मेट्राइज का एग्जिट पोल है। आम आदमी पार्टी 44% का वोट ले सकती है, बीजेपी 46% का, मतलब 2% ऊपर आम आदमी पार्टी से। सीटों में आम आदमी पार्टी 32 से 37, बीजेपी 35 से 40। सर मेरा यह मानना है कि जो भी जीतेगा बड़े क्लियर जो है 2013 को छोड़ के जो पार्टी जीती है वो एक निर्णायक जनादेश के साथ जीती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो एज दिखाई दे रहा है वो 40 से ऊपर ही लेके आएगी। देखिए, अब पुरुषों में वोटिंग परसेंटेज भी इन्होंने निकाला है। बीजेपी को 43% जो है मेल वोट मिल सकता है, पुरुषों का वोट मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 39%। तो 4% का गैप, लीड जो है
पुरुष वोटरों में भारतीय जनता पार्टी को है और महिला वोटरों में आम आदमी पार्टी को 48% का वोट मिलता हुआ दिखाई देता है और बीजेपी को 45% का, यानी 3% का एज मार्जिन जो वो है वो महिला वोट में आम आदमी पार्टी को है। ठीक लग रहा है, माना जा सकता है। हाँ माना जा सकता है। Alright, ठीक है सर। तो ये है बीजेपी का अपना आकलन है सौरभ कि 41-42% तक आम आदमी पार्टी जाएगी और 46-47-48 के आसपास कहीं दोबारा वोट बोलिए। जाएंगे। बीजेपी का जो अपना आकलन है कि 41-42% के पास आम आदमी पार्टी रहेगी ओके। और 46-47-48 समथिंग लाइक दैट उस पे बीजेपी वोट पहुंचेगी। परसेंटेज में। मतलब बीजेपी के अपने एनालिसिस के अनुमान से 3% ज्यादा ये वोट दिखा रहा है आम आदमी पार्टी को। एग्जिट पोल 41-42% आप कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी, उससे 2-3% ज्यादा वोट दिखा रहा है। मतलब 4% का मिनिमम गैप, 4-5% का मिनिमम गैप रहेगा हाँ, दोनों के बीच में, उनके अपने आकलन के उनको ऐसा लगता है। अच्छा, इन्होंने अब जो है जाति के हिसाब से भी वोट निकाला है, तो जनरल वोट जो है वो बीजेपी को 52%, आम आदमी पार्टी को 36%। दिल्ली में ऐसा है क्या कि अगड़ी जातियां या जनरल कास्ट जो है वो ज्यादा रिजर्व prefer नहीं है करती उनको, आप जनरल मान लीजिए। एससी वाला एक फैक्टर जरूर रहता है, अदरवाइज तो बाकी कुछ वैसा। ओबीसी वोट आम आदमी पार्टी को 47% बता रहे हैं जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को 43%। ओबीसी वोट ज्यादा बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को जा सकता है ये। शेड्यूल कास्ट वोट जो है, एससी वोट आपको 46%, बीजेपी को 42%। मतलब शेड्यूल कास्ट वोट में बीजेपी की आम आदमी पार्टी की लीड जो है वो बरकरार रहेगी। मुस्लिम वोट, ये बड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग है इसका साहब, मतलब बीजेपी ने काफी कवर किया। काफी गेन किया शेड्यूल कास्ट वोट में जी। ओके, लगभग बराबरी पे लिया, 42-40 पर लिया। मुस्लिम वोट जो है आम आदमी पार्टी को 67%, 67% मिल रहा है सर, इसको एक तरफा कहेंगे ना? हाँ एकदम बिल्कुल। ऑलराइट, बीजेपी को 11%, बीजेपी को ये 11% थोड़ा मुस्लिम वोट doubtful दिल्ली है। में। ये इस पर मैं इस अरे नहीं, थ्योरी पर यकीन अरे नहीं करता। अभी अगला पढ़ रहा हूं तो आप फिर कुछ कहेंगे। बीजेपी को 11% वोट, कांग्रेस को 9% वोट मुसलमानों का दिल्ली में बता ये रहे तो हैं। फिर पढ़ दो यार, हो सकता है गलती से बीजेपी को 11 वोट पड़ जाए। हाँ नहीं साहब, उन्होंने लिखा है और भाई अच्छे खासा मतलब छाप के दिया है, तो प्रिंट करके दिया है। आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट, बीजेपी को 11% मुस्लिम वोट, कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट। तो बीजेपी को 2% ज्यादा कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट मिल जाए। 11% कह रहे हैं कि हमने दिया है कि नहीं ये पता नहीं है। सर मैं देखिए, अब एग्जिट पोल आया है तो मैं बोलता हूं, दिन में जैसे रिपोर्टर सब चैनलों पर लाइव बात करते हैं, वोटरों से लाइन में जो खड़े होते हैं, हमारे भी संवाददाता बात कर रहे थे। मुस्तफाबाद की सीट थी या ओखला 2 में से एक की कोई सीट थी, और वहां पर एक बिल्कुल दाढ़ी वाले सज्जन ने जो है बोला कि उनसे पूछा भाई कैसा चल रहा है, कि बोला कि बिल्कुल तीनों पार्टियों को वोट पड़ रहा है। तो मैंने पूछा तीनों को वोट पड़ रहा है? बोले हाँ, बीजेपी को भी पड़ रहा है, बोला उन्होंने। नहीं, मैं एक और बता दूं आपको, साजिद रशीदी हम सब जानते हैं, मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, कई सारी टीवी डिबेट में दिखते हैं। आज बकायदा उन्होंने वीडियो बनाया है, ट्वीट किया है, वो उस आंदोलन में शामिल थे जिन इमामों को सैलरी अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि देखिए मैं बीजेपी को वोट देके आया हूँ। वो हो गया उनका भला फिर। बताया है ना, ये ट्वीट करके बताया उन्होंने। अभी और आदमी मुझे अभी यहीं पे बताया। आउटकास्ट है यार। चलिए साहब, लेकिन फिर हम जो चर्चा कर रहे थे, ये एग्जिट पोल उससे काफी हद तक मेल खाता हुआ दिखाई देता है। मैं फिर आपके लिए जल्दी से नटशल में पढ़ रहा हूं, फिर ब्रेक में लूंगा कि ये मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी को 44% वोट, बीजेपी को 46% वोट, कांग्रेस को 8% वोट, बीजेपी को 2% वोट ज्यादा मिल सकता है। सीटों की अगर आप बात करेंगे तो आपको 32 से 37 और बीजेपी को 35 से 40, यहां 3 सीटों का अंतर जो है वो रह सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। कांग्रेस को 1 सीट जो है ज्यादा से ज्यादा वो मिल सकती है। हमारे पैनलिस्ट का अनुमान ये है कि बीजेपी डेफिनेटली आगे रहना चाहिए, ऐसा लगता है अभी तक, लेकिन वो आगे अगर है तो फिर इतने क्लोज मार्जिन से आगे नहीं होगी, वो एक डेफिनेटिव लीड होगी, वो एक क्लियर बढ़त होगी। नजदीकी मामला जो है निर्णायक बढ़त होगी। आपने अच्छी शब्द दिया, निर्णायक बढ़त बीजेपी को मिलनी चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहला एग्जिट पोल इशारा उसी तरफ कर रहा है, ये तो इशारा कर रहे हैं, हमारे तो लोग बोल ही रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। अब 8 तारीख तक रोज यही करना है, तो 8 तारीख तक आप बताते रहिएगा कि किसका वोट बढ़ गया, किसका घट गया। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।